So now, green provides three descriptions of positive freedom. वो पॉजिटिव फ्रीडम जो सकारात्मक आज़ादी है या स्वतंत्रता है उसको तीन तरह से डिस्क्राइब करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, तीन तरह से वो वर्णन करते हैं. फर्स्ट, द मैक्सिमम ऑफ पावर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर लाइक टू मेक द बेस्ट ऑफ देमसेल्फ. जो है कि सभी लोगों की जो सबसे अधिक शक्ति जो होगी वो समाज में सबको मिला के ही बन सकती है. कि मैक्सिमम पावर जो सबसे अधिक शक्ति होगी वो कैसे बनेगी, समाज के सभी लोगों को मिला के बनेगी और वो सबसे अच्छी होगी, बेस्ट ऑफ देमसेल्फ. कि सभी लोगों को जो मिला के जो चीज़ बनेगी वो बेस्ट ऑफ देमसेल्फ होगी, जो सबसे बेहतर होगी कह सकते हैं. जैसा कि रूसो कहते हैं जनरल विल में कि जो सभी लोगों की इच्छा मिला के जो इच्छा बनेगी वो बेस्ट होगी, वो सबसे अच्छी इच्छा होगी, यहाँ पे सबसे अच्छी पावर होगी. सेकेंड, द लिबरेशन ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल मैन इक्वली फॉर कंट्रीब्यूशन टू अ कॉमन गुड. तो ये कॉमन गुड जो है उसके लिए जो लिबरेशन जो पावर है, जो सभी लोगों की आज़ादी की जो शक्ति है वो क्या होगी, सबका अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा कि हम अगर आपके राइट्स या आपकी जो शक्तियां हैं उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप हमारे रिस्पेक्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली एक जो सामान्य जो है अच्छाई बन के आएगा जो सबके लिए अच्छा होगा. तीसरा जो कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. अगर सभी के पास बराबर राइट होंगे और बराबर पावर होंगी और एक दूसरे की शक्ति का हनन नहीं करेंगे हम एक दूसरे की शक्ति का, तो क्या होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. इसको हम देख सकते हैं आप अलग अलग ऑप्शन से कि हमारे पास भी वो शक्ति है, मेरे पास भी वो राइट है कि मैं कब उठूंगा कब सोऊंगा, आपके पास भी अगर राइट है. अगर कोई ये नियम बना दे कि नहीं मैं अगर 6 बजे उठ रहा हूं आपको भी 6 बजे उठना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप 6 बज रहे तो हो सकता है आपका दिन फ्रूटफुल हो जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे भी 6 बजे उठने पे उतना ही फ्रूटफुल हो. तो ये अलग अलग होने से एक दूसरे की शक्ति का रिस्पेक्ट करना कि अगर आप 6 बजे उठ सकते हैं और मैं हो सकता है कि 8 बजे उठूं या हो सकता है और पहले 4 बजे उठ सकता हूं, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे तो ही होगा. तो वो कॉमन गुड की तरफ, वो अच्छाई की तरफ जाएगा, अपना अपना जो टैलेंट होगा हम ज़्यादा दिखा पाएंगे. अब जब ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं या पॉजिटिव फ्रीडम जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है ये. अब उस फ्रीडम को कैसे ये राइट से जोड़ते हैं कि जब फ्रीडम तो है लेकिन हमारे अधिकार क्या होंगे, ये क्लियरली इसको कैसे बताते हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा. क्योंकि ये अधिकार मॉडर्न वर्ल्ड में आज के समय में जब भी ये आ रहे हैं, अगर हम अपनी आज़ादी के समय देखें तो भी ग्रीन काफ़ी पॉपुलर थे. तमाम सारे जो थिंकर्स थे उस समय ग्रीन को, इंडियन जो रेवोल्यूशनरी थे वो लोग जब ग्रीन को पढ़ते हैं उस समय वहाँ के ग्रीन के जो आइडिया थे जो ब्रिटेन के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो गए थे. इंडिया में भी जो रेवोल्यूशनरी थे या जो बड़े नेता थे वो इन चीज़ों को जानते थे. वो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ते थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट जब कभी जुडिशरी के अंदर या उनके ऊपर कुछ गलत आरोप लगा रही, तो इस तरह की बातें करते थे कि ये हमारे पास भी राइट्स हैं. ऐसा नहीं है कि जो रूलर है उसके पास, अभी तक उससे पहले जो था मोनार्की हुआ करती थी, राजवंश हुआ करता था, उसमें कोई राइट्स की बात नहीं कर सकता था. क्योंकि अगर हम देखें हिस्टोरिकल पीरियड में अगर कोई बोले कि हमारे पास भी राइट्स हैं, वो राजा से लड़ जाए या सिस्टम से लड़ जाए, तो उसे वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा. उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन अलग से नहीं देना पड़ेगा कि इसने कानून का उल्लंघन किया या समाज के लिए खतरा था. वो इसलिए भी किसी को मारा जा सकता था कि कोई राजा के लिए खतरा हो सकता है या राज परिवार के लिए खतरा हो सकता था या विद्रोह करने की सोच रहा था इसलिए भी मारा जा सकता था. तो ये जो आइडियाज़ थे ये बदल देते हैं ग्रीन के आने से. कैपिटलिज्म का एक ये पॉजिटिव चेहरा भी है कि उसने लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाए और लॉ सबके लिए बराबर बना दिए, चाहे वो मोनार्क हो, चाहे ब्रिटेन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अब राजा के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है वो किसी को भी कुछ करे, जो भी करेगा वो पार्लियामेंट की सलाह से ही करेगा.
इंडियन सिस्टम में भी आज तक अब हम देख सकते हैं कि हमारा चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो कोई भी काम अपने से नहीं कर सकते जब तक वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो। ये नहीं कह सकते कि अब तो मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन गया हूं तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं कुछ भी करूंगा और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा। तो ये शक्ति जो है ग्रीन के आइडिया से काफ़ी आती है, क्योंकि उदारवाद जब आता है तो उदारवाद में तमाम सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ राइट्स की बात जब हम कर रहे थे कि जो अधिकार हैं उसका जो सिद्धांत है वो किस तरह से आता है। तो अधिकारों का सिद्धांत जो, क्योंकि इसको पूंजीवाद से या उदारवाद से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उदारवाद ही पहली जो थ्योरी है जो लोगों को, व्यक्ति को अधिकार दे रही है। अगर हम देखें हॉब्स से देना शुरू हो जाते हैं, लॉक उसको एम्फसाइज करते हैं, रूसो उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद के तमाम सारे थिंकर्स जो हैं, उदारवादी थिंकर्स भी अधिकार की बात करते हैं। दूसरे थिंकर्स तो जो आदर्शवादी हैं वो तो करते ही हैं, और जो साम्यवादी या मार्क्सवादी हैं वो लोग भी करते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन उदारवाद में अधिकार की क्या महत्ता है या अधिकार किस तरह से फोकस किए जाते हैं, अगर हम देखें तो उदारवाद में सबसे अधिक फोकस अधिकार पे ही होता है। ग्रीन इन अधिकारों को और आगे ले जाते हैं, क्योंकि जब पूंजी और अधिकार के बीच में टसल हो जाएगा, जब पूंजी और अधिकार के बीच में टकराव होगा कि क्या मेरे पास अधिकार है मुझे एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का, और दूसरे को उससे अगर नुकसान हो रहा है तो किसका फायदा होना चाहिए। अगर पूंजीवाद पूरी तरह से जो कोर पूंजीवाद वो देखेगा तो प्रॉफिट को ज़्यादा फोकस करेगा, उसको दूसरे के अधिकार से मतलब नहीं है। लेकिन जो ग्रीन का आइडिया है, जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया रहते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि अधिकार सबसे अधिक जरूरी है, भले पूंजी से कंप्रोमाइज करना पड़े। अब यहाँ पे हम इसको फोकस करते हैं। राइट्स इम्प्लाई परमिशन टू परस्यू आइडियल ऑब्जेक्ट। अब ये राइट्स क्या, अधिकार का मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है? अधिकार का मतलब है कि एक परमिशन जो मिली है कि आप आइडियल ऑब्जेक्ट जो करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर कोई रोजगार करना चाहता हूं तो रोजगार करने की स्वतंत्रता है कि नहीं, क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि आज से कुछ सालों पहले, अगर 100 साल 50 साल पहले चले जाएं तो तमाम सारी जातियों में हमारा देश विभाजित रहा है, हम जानते हैं। सभी जातियों के काम निर्धारित कर दिए गए थे। अब काम निर्धारित कर दिए गए तो कौन सी जाति कौन सा काम करेगी ये भी निर्धारित कर दिया गया। अब अगर उससे इतर, अगर उसको छोड़ के कोई और काम करने की कोशिश करता है तो क्या होगा? तो समाज भी उसके अगेंस्ट में चला जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि आइडियल ऑब्जेक्ट क्या है, कि अगर मुझे पसंद है कि मैं किसी एक कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट में हूं, लेकिन दूसरे कास्ट का मुझे काम पसंद है, तो क्या समाज उस समय करने देता? तो ये माना जाता कि नहीं। इवन हमारे यहाँ जो चतुर्वर्ण सिस्टम रहा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके भी काम डिफाइंड थे। अब अगर क्षत्रिय बिजनेस करने लगे तो लोग उसको गलत मानेंगे और करने नहीं देंगे। ब्राह्मण उसको अगर बिजनेस करने लगे तो उसको गलत मानेंगे। वैसे अगर राजा बन जाए या ब्राह्मण के, और शूद्र तो सबसे नीचे था तो वो कुछ भी करेगा अगर इनसे अलग, तो उसके ऊपर अटैक होते थे। तो ये कह रहे कि अब क्या लोगों के पास यहाँ पे राइट है? नहीं। अगर परमिशन नहीं, इसी परमिशन को डिफाइन करने के लिए कि लोगों के अंदर अगर वो परमिशन है, जैसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आ जाता है इंडिया के अंदर, आज क्या किसी को हम रोक सकते हैं किसी काम को करने से? नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी संप्रदाय में, किसी भाषा में या किसी भी एरिया में, रीजन में पैदा हो, उसको किसी काम करने से रोका नहीं जा सकता संविधान के। तो संविधान आपको ये परमिशन देता है कि आप अपने आइडियल ऑब्जेक्ट कर सकें। इसी तरह से समाज हो सकता है, जैसे हम देखते हैं इंटरफेथ शादियां होती हैं या इंटरकास्ट शादियां हैं या मैरिजेस जिसको हम कहते हैं, अगर वो हो रही तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अलाउ करता है कि कोई भी अगर एक एडल्ट है वो अपनी मर्जी से ये काम कर सकता है। लेकिन समाज, तो ये जो परमिशन दी हुई है इसी को कह रहे हैं, ये परमिशन ही आपका राइट है, ये अधिकार है। अगर इसको कोई रोकता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, संविधान का हवाला दे सकते हैं।
वो आपका अधिकार हो जाता है। इसी तरह से किसी भी कास्ट में पैदा हो, आज कोई पढ़ने से नहीं रोक सकता, या किसी भी जेंडर में हो, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी भी